Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आप दे के थक गए, अभी तो शुक्र है को कारोबार नहीं कर रहे थे। तो आप अंदाजा लगा लें कि जब आप एक माफिया को चैलेंज करते हैं, ये जो पीटीआई में लोग खड़े हैं, मैं अपनी लीडरशिप की, ये जो बाकी हम लोग हैं, कोई अपनी बहुत तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन इच्ची बिची आपकी जो है वो देखी जाती है। आईबी आपके पीछे लगी हुई है, आपके बाकी इंस्टीट्यूशंस आपके पीछे लगे हुए हैं, और छोटी छोटी बातों के ऊपर भी राई के पहाड़ बनाए जाते हैं। आसान नहीं होता माफियाज का मुकाबला करना, लेकिन ये इमरान खान और उनकी टीम है जो खड़ी है मैदान में, और इसलिए खड़ी है कि हमारे दामन साफ हैं, हमारे दामन के ऊपर छींटे नहीं हैं, इसलिए हम खड़े हैं, मुकाबला कर रहे हैं। सो पहला मुकाबला या पहला इल्ज़ाम जो इमरान खान के ऊपर इस पिटीशन में लगाया गया वो ये था कि जनाब बनी गाला की ज़मीन की ट्रांजैक्शंस जो हैं वो दी जाएं। वो ट्रांजैक्शंस दे दी गई। फिर क्वेरी उठाई गई कि नहीं, जो जमायमा खान ने मनी ट्रेल भेजी है वो दी जाए। फिर जमायमा बीबी ने मेहरबानी की, 13 साल पहले डाइवोर्स हुई, उन्होंने मेहरबानी की, उन्होंने जो सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस थी वो ईमेल कर दी और वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में आ गई। इमरान खान की मनी ट्रेल भी आ गई, जमायमा खान की भी मनी ट्रेल आ गई, तो बनी गाला का मामला खत्म हो गया। अब आगे बात गई कि नहीं, अब आप ये बताएं कि लंदन में जो अपार्टमेंट खरीदा था इमरान खान साहब ने, वो किन पैसों से खरीदा था। 1983 में केरी पेकर, एक ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट सीरीज हुई थी, बहुत सारे लोग जो क्रिकेट से शगफ रखते हैं उनको इल्म है कि केरी पेकर का एक बहुत बड़ा इवेंट था उस दौर का। उस दौर में तमाम प्लेयर्स को जो पैसे दिए गए थे वो बराबर थे। वो 1983-84 का रिकॉर्ड जो है वो अदालत में पेश कर दिया गया। अब परसों ये क्वेरी आई कि नहीं जनाब, जो काउंटी खेली है इमरान खान ने वो भी सारे पैसे जो हैं उनकी ट्रेल जो है वो देनी चाहिए। तो पैसे हलाल के हों और कतरियों के ना हों, और कतरियों से जाली लेटर ना लिखवाने पड़े, करप्शन के पैसे ना हो, फ्रॉड के पैसे ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे ना हो, तो फिर मनी ट्रेल मिल जाती है। हमने यानी इमरान खान साहब ने अब 1971 से भी अपना रिकॉर्ड काउंटीज का जो है वो ले आए हैं, और वो भी हम सुप्रीम कोर्ट के सामने प्लेस कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं, पहली बात तो बिल्कुल तय है कि जो मयार, जो स्टैंडर्ड हम अपने मुखालिफिन के ऊपर या अपोजिशन या हुकूमत के हम अपने वजीर आज़म और बाकी वज़रा के लिए हम समझते हैं कि मयार ये होना चाहिए, वही मयार हम अपने ऊपर भी लागू करते हैं। लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट सवालात करती है, हम पे जो इल्ज़ामात आते हैं, हम समझते हैं कि ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनका जवाब दें, और ये हर सियासी लीडर का फ़र्ज़ है कि वो अपना दामन साफ रखे, क्योंकि वो लोगों की अमानत का अमीन है। जब आप 20 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करने का दावा करते हैं तो फिर ज़रूरी है कि आपका दामन साफ हो, फिर ज़रूरी है कि आपके ऊपर करप्शन के दाग ना हो, और ये भी ज़रूरी है कि आप पर जो इल्ज़ामात लगे आप उसका जवाब दे सकें। ये स्टैंडर्ड इमरान खान ने सेट किया है। जो इल्ज़ाम इमरान खान के हवाले से मुस्लिम लीग नून के चंपुओं ने लगाया है, हमने उसका जवाब दिया है। 1971 से लेकर के अब तक की मनी ट्रेल, तमाम की तमाम मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट में अब जमा करा दी गई है। अब अगर आपको बचपन के जेब खर्च और ईदियों का हिसाब चाहिए वो भी बता दें, फिर वो भी ले आते हैं, उसका भी कुछ कर लेते हैं, क्योंकि अब उसके अलावा तो कोई हिसाब किताब रह नहीं गया। जो मामला था कि आपने इसको डिक्लेयर करना है, वो भी साबित हो गया कि इमरान खान was not bound to declare that apartment under Pakistani law.
2002 वो पहला साल था जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन में, अब इनको जो यहाँ पे आके बात करते हैं वो अपने वकील से भी ब्रीफिंग नहीं लेते और वकील भी उनको ब्रीफिंग नहीं देते। वो कहते हैं कि 1997 में इमरान खान ने इलेक्शन लड़ा और 1997 में इमरान खान ने ये अपार्टमेंट डिक्लेयर नहीं किया। तो भाइयों, जाके 1997 के इलेक्शन के एसेट्स फॉर्म तो देख लो। 1997 के एसेट फॉर्म में के इलेक्शन के जो नॉमिनेशन पेपर्स थे उनमें ये रिक्वायरमेंट ही नहीं थी कि कोई कैंडिडेट अपने एसेट्स दे। ये पहली दफा 2002 में ये रिक्वायरमेंट आई कि आप अपने एसेट्स की तफसील देंगे और 2002 की जो डिक्लेरेशन फॉर्म है इमरान खान का, वो आप कोई भी जाके गूगल कर ले, कोई भी जाके इलेक्शन कमीशन से निकलवा ले। 2002 में इमरान खान ने ये अपार्टमेंट डिक्लेयर किया हुआ है और उसके ऊपर कोई अब जो बात है वो बची नहीं है। दूसरा जो मामला है वो पीटीआई की फंडिंग का है। हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी तफसील से मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह वॉड्रिग नाम की एक कंपनी की प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर PMLN UK रजिस्टर्ड है और उसको पाकिस्तान में डिक्लेयर नहीं किया गया। किस तरह से मुस्लिम लीग नून के अपनी जो फंडिंग है उसमें JIT की रिपोर्ट कहती है कि उसको भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। नवाज शरीफ साहब ने 10 करोड़ रुपया मुस्लिम लीग नून को दिया और 6 करोड़ रुपया उसमें से वापस ले लिया गया, लेकिन मुस्लिम लीग नून के हिसाबात में ये बात सामने नहीं आई है। सो मुस्लिम लीग नून को भी एक टूल के तौर पे यूज किया गया मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, जिस तरह से नीलसन और नेस्कोल को इस्तेमाल किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। सोमवार से इंशाल्लाह JIT की रिपोर्ट के ऊपर गुफ्तगू शुरू होगी। इमरान खान साहब के मुकदमात का जिस तरह से मैंने बताया, अनवर मंसूर साहब जो हमारे वकील हैं PTI के फंडिंग केस में, वो वो कराची हाई कोर्ट में थे। उनकी कोर्ट रूम में तबीयत ख़राब हुई, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, वो अभी तक हॉस्पिटल में है। वो 27 तारीख को आएंगे और वैसे भी इस केस में कोई जल्दी की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि केसेस जो है वो जल्दी निपटें, लेकिन देखा जाए तो ना इमरान खान के पास ना जहांगीर खान तरीन के पास कोई पब्लिक ओहदा है जिस पे वो ऐसे फैसले कर रहे हैं कि जिससे कोई फौरी अर्जेंसी है कि उनको उनके खिलाफ मुकदमे सुने जाएं। तो कोई अर्जेंसी नहीं है, वो मर्जी है, जब सुप्रीम कोर्ट उसको करना चाहेगी इंशाल्लाह अकॉर्डिंगली उसके चलेंगे। लेकिन अर्जेंसी ये है कि ख्वाजा साद रफीक 2 साल से रेलवे का बजट है अरबों रुपए का, उसके ऊपर एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो स्टे ऑर्डर के ऊपर चल रहा है। एक ऐसा शख्स उसके ऊपर बैठा हुआ है जिसके ऊपर इल्जामात हैं कि वो अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस है, जिस पे इल्जामात हैं कि उसने प्राइस बॉन्ड के जरिए अपना पैसे वाइट किए, जिसके ऊपर इल्जामात हैं कि वो रेलवे की जमीनों को इस्तेमाल कर रहा है। अर्जेंसी ये है कि ऐसे शख्स को का केस सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पे सुने और साद रफीक जैसे लोगों की हतमी फैसला करे कि ये आगे इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। अर्जेंसी ये है कि पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर जो अरबहा रुपए का फैसला कर रहा है वो मनी लॉन्ड्रर है। उसके ऊपर इल्जामात हैं कि वो पाकिस्तान में करप्शन करके यहाँ का पैसा लॉन्डर करके बाहर ले जा रहे हैं। और परसों बता रहे थे कि मैं बड़ी नमाजें पढ़ता हूँ और हजरत दाता गंज बख्श की मैं वो चला रहा हूँ, लंगर चला रहा हूँ। सबसे खतरनाक लोग ये हैं पाकिस्तान में, जिन्होंने मजहब का लबादा उड़ा हुआ है और लूट मार मचाई हुई है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक लोग हैं। ये जो आते हैं आपके सामने, बारिश आपके सामने आ जाते हैं और अपना ड्रामा करते हैं, मजहब को बेचने की कोशिश करते हैं, मजहब फरोशी का काम करते हैं। ये हो गया बैरिस्टर जफरुल्लाह इसके साथ बैठता है। इनकी आप हिस्ट्रीज उठा के देखें, जितने ये मजहबी बनते हैं ये उतने ही करप्ट हैं। और इनकी जो नमाजें हैं, दिखावे की नमाजें,
दिखावे की दाड़ियां, दिखावे के सारे काम, इनसे बच के रहने की जरूरत है। और पाकिस्तान को जितना नुकसान इन मजहब फरोशों ने दिया है, 2, 4, 6 जर्नलिस्ट भी हैं ऐसे, जितना नुकसान इन्होंने दिया है पाकिस्तान को शायद ही किसी और ने दिया हो। तो इन मजहब फरोशों से बच के रहने की जरूरत है। मनी लॉन्ड्रर, फ्रॉडस्टर्स, करप्ट, ये टोला पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त बैठा हुआ है। हमें उम्मीद ये है कि अगला हफ्ता आखिरी हफ्ता होगा इस टोले का। ये मुकदमा हमारी तरफ से खत्म हो गया है। तहरीक इंसाफ इसमें लंबे चौड़े आर्गुमेंट्स के उस मामले में नहीं है। मामला खत्म हो गया है। 2 जजेस ने जिस नतीजे पे पहुंचे थे, 6 बहुत रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स JIT के भी उसी नतीजे पे पहुंचे हैं। मामला गेम ओवर है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में गैर यकीनी सूरत हाल से बचने के लिए नवाज शरीफ को फौरी तौर के ऊपर इस्तीफा देना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन फेस करनी चाहिए। हम ये समझते हैं कि PMLN को फैसला करना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई मामला कहीं जा नहीं रहा। अगर आप पाकिस्तान की मईशत की फिक्र करते हैं, पाकिस्तान के दिफा की फिक्र करते हैं, पाकिस्तान के लोगों की फिक्र करते हैं, तो ये गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ऑफिस में कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो चाहे जितना मर्जी जोर लगा लें वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। अगले हफ्ते से हमें उम्मीद ये है, हमारी ख्वाहिश ये है, हमारी दरख्वास्त ये है कि पाकिस्तान के लिए इस गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।